और दूसरी बात है, बीजेपी का रणनीति का तरीका ये होता है कि हम जीते तो क्यों जीते ये भी ढूंढते। हम जीते हैं, मेहनत से जीते हैं, ये या कहां गलती से आ गए हमारे हाथ में। एक एक याद मजेदार चुटकुला यानी कहानी है, अन्नू कपूर जो है उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने इस पहली फिल्म में वगैरह काम किया था जिसमें अनिल कपूर भी था। तो इनका नाम भी अनिल है लेकिन इनको अन्नू कपूर बोलते। तो राजकमल स्टूडियो में मैं गया, मुझे बोला था आ जाओ, तो मुझे 5,000 रुपए का चेक मिल गया। मैं खुश हो गया, साला इतना बड़ा पैसा मिल गया। और आगे चलकर पता चला वो चेक तो अनिल कपूर का था। तो हम अनिल कपूर के जो भाई है उनका नाम मैं भूल गया, श्रीदेवी के पति थे, बोनी कपूर। बोनी कपूर। तो वो आ गए, यार वो चेक तेरा नहीं है। तो अन्नू कपूर ने कहा मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं तो मुंबई में नया था, मेरे पास बैंक का खाता नहीं था, मैंने चेक बैंक में डाला भी नहीं था। तो बीजेपी का ये तरीका होता है, उनको एक अगर आसानी से सक्सेस मिल गया तो उसका भी स्टडी करते क्यों मिला। हारने के बाद तो किया जाता है, लेकिन ये अचानक बड़ा सक्सेस मिल गया तो बीजेपी की रणनीति बनाने वाली जो टीम है वो उसका स्टडी करती है कि क्यों मिला। हमने तो मेहनत इतनी नहीं की थी कि जितना फल आया, इसका मतलब किसकी गलती है। तो इसलिए पिछली बार जो चुनाव में हार मिली थी उनको, उसका तो स्टडी किया उसने, लेकिन उसमें उन्होंने 200 144 सीटें ऐसी वगैरह वगैरह उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए स्टडी किया था। तो उसमें 112 सीटें ऐसी है कि जहां हम कितनी भी मेहनत करें हम जीत नहीं पाएंगे। ये उन्होंने स्टडी कर निकाला और इसलिए उन्होंने तय किया कि अगली चुनाव में यानी 2026 के चुनाव में 112 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन बीज बोने के लिए लड़ेंगे, जीतने के लिए नहीं, फसल काटने के लिए नहीं। बाकी 182 सीटें ऐसी है कि वहां फसल काटने के लिए मेहनत करेंगे। तो ये पहली स्ट्रैटेजी का तरीका उन्होंने निकाला है। अब ये 112 सीटें ऐसी है कि जहां मुस्लिम वोटर 35 से 70% तक है। तो इसमें बाद में मेहनत करेंगे, सत्ता आने के बाद देखेंगे। लेकिन अगर सत्ता लानी है तो 182 में से 150 के आगे जाना है, ये तय हुआ है। और इसलिए 182 सीटें इस ढंग से लड़े कि पूरी 182 सीटें जीतनी है, एक भी नहीं छोड़नी है। इस तरीके से उन्होंने तैयारी की है और हर चुनाव क्षेत्र में जहां जीतना ही है वहां बूथ बूथ का ब्रेकडाउन किया है। तब दूसरी मैं चर्चा देख रहा हूं, अरे सेंट्रल फोर्सेस की इतनी कंपनियां आ गई, उतनी कंपनियां आ गई। अरे आरएसएस की भी कंपनियां हैं ना। अब कल असम का और केरल का चुनाव खत्म हो गया, तो वहां जो आरएसएस की कंपनियां हैं वो उठकर जाएगी बंगाल, समझे। वहां से असम से उठकर हेमंत बिश्व शर्मा आज आराम करेगा, कल पहुंच जाएगा बंगाल। उसके लिए तो 2 हफ्ते पूरे पड़े बंगाल में बवाल खड़ा करने के लिए। तो ये देखना पड़ता है कि सामने वाले की स्ट्रेटेजी क्या है। देखो, राजनीति या चुनाव जो होता है वो शतरंज के बिसात जैसा होता है। आप यहां से कोई ऊंट उठाएंगे, वहां से हाथी उठाएंगे, आगे जो तिरछा चलाना है, जो कुछ करना है करो, लेकिन वो उठा के वहां रखने से पहले सोचना पड़ता है कि वहां रखने से सामने वाला क्या चाल करेगा, क्या मेरा हाथी या ऊंट मारा जाएगा, ये भी सोचना पड़ता है उसको उठाकर वहां रखने के पहले। तो अगर वहां रखने के बाद सामने वाला उसके मोहरे प्यारे कैसे घुमाएगा, ये भी तुम्हें सोचना पड़ता है। अगर नहीं करोगे तो नुकसान आपका है, नुकसान आपका है। तो आपका हाथी या कोई मोहरा आगे जाएगा, मारा जाएगा। तो बीजेपी रणनीति बनाती है तो उस तरीके से बनाती है कि अगर हम यहां ये करेंगे तो ममता क्या करेगी, टीएमसी क्या कर सकती है,
टीएमसी के गुंडे कहा क्या कर। अब ये और एक बात चल रही है कि बीजेपी के पास वोटर तो है लेकिन डरा हुआ है। जब आप आंखों से जो दिखता है वो देखना नहीं चाहते और दिमाग से देखना चाहते हो, तो दिमाग जो देखना चाहता है वही आपको दिखने लगता है। आंख दिखाती है वो आप सुनते तक नहीं, देखते तक नहीं। अब देखो उस दिन मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी पर्चा भरने गए थे, हाँ, नॉमिनेशन, तो अमित शाह भी थे उनके साथ, तो बड़ी रैली निकली थी, वो ढोल नगाड़े बजा रहे थे, तो वो झांझ बजा रही थी महिला, लाल पट्टे वाली साड़ी पहनकर सर धरकर बहुत सारी महिलाएं आई थी। उनमें से कितने लोगों को Z+ सिक्योरिटी है? वो नगाड़े वाले तो 4 घंटे के पैसे लेकर आए, बजाया निकल गए, कल दूसरी जगह जाएंगे, उनको सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन ममता के गुंडों ने उनको भी देखा है ना, साले उधर जाकर तू नगाड़ा बजा रहा था क्या, उसको मार सकते हैं, तो उसके उस मार की डर क्यों नहीं है उन नगाड़े वाले को? वो झांझ बजाने वाली महिला थी, वो अरे अमित शाह तो निकल जाएगा, शुभेंदु अधिकारी को Y+ सिक्योरिटी है, मुझे क्या है, मैं रैली में जाऊंगी, बाद में ममता के गुंडे मुझे मारेगी, वो डर उसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कैमरे पर है ना, वीडियो उपलब्ध है, देखो। अगर वो नहीं डर रहा है तो नोएडा में बैठे हुए जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं उनको डर कहां से दिखाई दे रहा है? तो उनके दिमाग में है, आंखों के सामने नहीं है लेकिन दिमाग में है कि बंगाल में बड़ी हिंसा होती है, वायलेंट होता है बंगाल का चुनाव, और इसलिए जो चैलेंजर होता है वो डरा हुआ होता है। ये थियरी पहले से तैयार है, अब डेटा लाओ उस थियरी में डाल दो। तो बंगाल में वोटर डरा हुआ है बीजेपी का, और कुछ बीजेपी वाले भी दिल्ली में बैठकर ये बोलेंगे आपको, मैं सिर्फ जर्नलिस्ट को नहीं बोल रहा हूँ, पत्रकारों को नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी के भी कुछ लोग डरे हुए जो निगेटिविटी से, वो आपको बोलेंगे हाँ तो माहौल तो अच्छा है लेकिन हमारे वोटर डर कर नहीं निकले तो क्या करेंगे। अब ये नहीं देख रहे कि अगर चुनाव आयोग ने तय किया है कि कॉलोनी के अंदर भी बूथ लगेगा, आपको कॉलोनी के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, 600-700 वोटर के लिए अलग से बूथ लगेगा, तो गुंडा रोकेगा कहां? अब ये सामने फैक्ट्स है, लेकिन जब दिमाग में बात है तो आंखें दिखा रही है, कान सुना रहे, वो सिग्नल पर प्रोसेसिंग ही नहीं होता। तो इसलिए बीजेपी का वोटर बहुत डरा हुआ है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे, ये वोटर पिछले 2 साल से वेट कर रहा है ममता को हराने के लिए। ममता को हराने के लिए ये बंगाल का वोटर पिछले दो नहीं बोल सकते 18-20 महीने से बोलो, अगस्त 2024 से बंगाल का हिंदू ममता को हराने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। हसीना वाजेद भाग कर आ गई अगस्त 2024, उसके इमीडिएट बाद वहां जो हिंदुओं पर अत्याचार हो गए उसके सबसे पहली रिएक्शन सिलीगुड़ी में आई। सिलीगुड़ी बांग्लादेश में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है, और उस रिएक्शन के बाद हिमाचल प्रदेश में एक शिमला में जो अनऑथोराइज मस्जिद है वो तोड़ने के लिए 10,000 हिंदू रास्ते पर उतरे, जहां सिर्फ 1.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है। बिल्कुल। एक कांग्रेस का मंत्री भी वहां हंगर स्ट्राइक पर बैठ गया मस्जिद तोड़ने के लिए। उस वक्त से मैं बोल रहा था कि हरियाणा का चुनाव घूम गया है। हरियाणा में क्या होते हुए देखा तुमने, जो मैंने पहले से बोल रहा था, मैंने कोई आज नहीं बोल रहा हूं, मेरे वीडियो मिलेगा आपको। मैंने बोला कि बांग्लादेश के कारण कांग्रेस हरियाणा हारेगी, और उसके बाद जो बुलडोजर बाबा ने बोल दिया कि बटोगे तो कटोगे, वो हरियाणा से उठकर महाराष्ट्र तक आ गया, गांव गांव पहुंच गया, और महाराष्ट्र में कांग्रेस की और पूरे एंटी बीजेपी वालों की हालत क्या हुई तुमने देखा है, बिहार में भी देखा है, दिल्ली में देखा है।
तो ये तो सब दूर के है, बंगाल लगा हुआ है, सटा हुआ है बांग्लादेश से। तो 2 साल से बंगाल का हिंदू घायल है। अब चुनाव आया तो वो घातक बन गया है। अब घातक किसके लिए बनेगा? बीजेपी के लिए नहीं, ममता के लिए घातक बनेगा। एज सिंपल एज दैट। ये समझना जरूरी होता है। एक लड़की को एक लड़का अच्छा लगता है, एक लड़के को एक लड़की अच्छी लगती है, एक दूसरे को वो पसंद करते हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके नहीं बताते। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताने की नहीं है। समझने वाले समझ जाते हैं। अगर लड़की के हो या लड़के के हो, नजदीकी लोग होते हैं, वो पूछते हैं क्या चल रहा है तुम्हारा, है ना। तो वोटर जो होता है और पार्टी होती है, उनका रिश्ता वैसे मोहब्बत का होता है। वो समझने की बात होती है, बताने की बात नहीं होती। लेकिन भाऊ, क्या जो डेमोग्राफिक बदलाव मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह में हुए और मालदा में जिस तरह की हिंसा हुई, वो सारी घटनाएं और 90 लाख वोटरों के, फर्जी वोटरों के नाम कटना, चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी सख्ती बरतना, उन सब के मद्देनजर ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है? या आपको लगता है कि सच में बहुत ज्यादा घायल है वहां के हिंदू, इसलिए वो घातक होंगे ममता बनर्जी के लिए? इसलिए ममता की छटपटाहट जोरों से है ना। एक बात तो माननी पड़ेगी, ममता दीदी जो है वो उद्धव ठाकरे नहीं है, वो जमीन से जुड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे घर से नहीं निकलते और ममता देर रात को घर पहुंचते, पूरा दिन रास्ते पर रहती, घर के बाहर रहती। तो आम ग्राउंड पर क्या चल रहा है वो ममता को भी पता है, जो बदलाव हो रहा है। इसलिए तो माँ माटी मानुष छोड़कर वो मछली मटन मुर्गा पर आ गई है कि उसको मालूम है हिंदू भरोसे का नहीं है। अगर भरोसा है तो मुस्लिमों पर करना पड़ेगा, मांसाहारियों पर करना पड़ेगा। तो मांसाहारी बंगाली भी होते तो बीजेपी वाले मछली लेकर घर घर घूमने लगे कि भाई हमने कहां रोका है। लेकिन ममता को यह बोलना पड़ा आज अचानक, इसका कारण यह है कि वो जानते हैं कि हिंदू वोट पर अब भरोसा नहीं। एक एक मुस्लिम वोट मुझे ही मिलना चाहिए, वो बता रहे साफ साफ। तो डेमोग्राफी में क्या हो गया उस पर मैं नहीं जाता, उसकी मुझे जरूरत नहीं लगती। अगर एक बात और बता दो, 84% कुछ वोटिंग हुआ था। नेशनल एवरेज वोटिंग का जो होता है वो 65-62% वगैरह होता है। बंगाल में 14-15% ज्यादा वोटिंग होता है और गुंडागर्दी होती है वगैरह वगैरह। वो बोगस वोट होते हैं, वही तो चलता है। अगर वो काटे गए तो 14% निकल गए। 7.25 करोड़ में से 90 लाख निकालो तो कितना होता है? 14%, 15% होता है। वही तो बंगाल का एक्स्ट्रा वोटिंग है। अगर वही निकल गया है तो ममता क्या करेगी? उस बोगस वोट पर चलती थी ना, तो वो क्या। और भाव, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में तो कई सीटों पर 500 वोटों का मार्जिन था, जीत हार का 1000 का था, और ममता को अच्छे तरीके से पता है कि वहां ही उन्होंने प्लांट किए हुए थे फर्जी वोटर। इसीलिए आप सही कह रहे हैं कि नींद उड़ी हुई है, और यहां तक बरगला रही है लोगों को कि देखो सीआरपीएफ की जो गाड़ियां बख्तरबंद आ रही हैं, अयोध्या से होकर आ रही हैं, तुमको मारने के लिए आ रही, तुम पर हमला करने के लिए आ रही। अब एक बात बताओ कि अयोध्या से होकर आई हुई जो बख्तरबंद गाड़ी है वो मारने के लिए है, मैं मानता हूं, सही बोल रहे, लेकिन मारेगी किसको? हिंदुओं को मारेगी, मुस्लिमों को मारेगी ना। जो गैर हिंदू है उसको मारेगी। अगर ममता सच बोल रही है तो ममता बोल रही है वो मुस्लिमों के लिए सच है, मानो सच है। तो हिंदू बोलेगे साला अच्छा है, हमको तो नहीं मारेगी ना। तो ममता एक तरीके से बोल रही है कि ये आपके बचाव के लिए आ रही है, मुस्लिमों को मारने के लिए आ रही है। तो दिमाग कितना सैर भैर हो गया उसका। ममता अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी बार बार मार रही है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। अगर बीजेपी के लिए बख्तरबंद गाड़ियां आ रही है तो हिंदुओं पर हमला नहीं करेगी, इतना साफ है। तो ममता डरा रही है मुस्लिमों को, लेकिन उससे पोलराइजेशन बढ़ाने में हाथ जुटा रही है।
उसका फायदा तो बीजेपी को होगा। और मैं तो मानता हूं कि हसीना वाजेद और बांग्लादेश का जो मामला है, उसके बाद बांग्लादेश में बड़ी भारी तादाद में ये, अब एक बात छोड़ो, बाकी की बातें छोड़ो, हम एबीपी यानी आनंद बाजार पत्रिका, ये तो बंगाली अस्मिता का पेपर है, बिल्कुल। वो अगर बीजेपी को 139 to 149 बता रहा है, उसका मतलब क्या है? 10-15 दिन पहले जो जो ओपिनियन पोल आ रहे थे, ट्रैकर आ रहे थे, बीजेपी को 100 तक नहीं दे रहे थे, जबकि भाऊ जोर से कर फरवरी के पहले हफ्ते से 150 प्लस बोल रहा है। तो जब जो बात मैंने 8 हफ्ते पहले बोली, ये इनके समझ में आने के लिए 8 हफ्ते लग गए। तो मेरा भी गोल पोस्ट बदल गया, मैंने अब 175 के आगे निकल गया हूं। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ममता दीदी ट्रिपल फिगर में नहीं जाएगी, 100 के नीचे अटकेगी। हाँ, अगर मुझे गलत साबित करना है कि 50 के नीचे भी आ जाएगी, अगर मुझे गलत साबित करना है, वरना 75 के आसपास वगैरह आगे पीछे रह सकती है। और इसका प्रमाण 23 अप्रैल को मिलेगा फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड का वोटिंग परसेंटेज अगर 75 से लेकर 80 तक हो जाता है और वायलेंस कम होता है, तो मानो ममता 75 के नीचे आ गई। ये 23 तारीख को तय कर सकते हो। 29 का वोटिंग, मतगणना तो दूर की बात है, 29 का वोटिंग होने तक की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। 23 अप्रैल को पता चलेगा रात को देर या 24 को सुबह कितना परसेंटेज वोट हुआ है। जैसे अभी कल असम का आ गया 85 वगैरह कुछ हो गया, तो बात साफ हो गई, कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो वैसे मैं मानता हूं कि 144 सीट का जो पहला 23 को वोटिंग होने वाला है, उसमें कितना वोटिंग परसेंटेज होता है और कितना वायलेंस हो सकता है। अगर उसमें वायलेंस कम आ गया और वोटिंग परसेंटेज 75 से 80% तक आ गया, तो मान लो ममता बुरी तरह से हार रही है। और किसी एक वीडियो में तो मैंने बोल दिया कि ममता आईने में दिखती है तो उसको खुद का चेहरा नहीं दिखता, बुद्धदेव भट्टाचार्य दिखता है। 15 साल पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री होते हुए अपने चुनाव क्षेत्र में भी हार गए, राज्य में भी हार गए। तो वही रिपीट होने जा रहा है। और ममता अगर अभी भी संभल नहीं पाई तो बंगाल में बिहार हो जाएगा। बिहार में 224 में 200 क्रॉस किया था, या 250 तक गए तो क्या करेगी ममता? क्योंकि बात ये ना, लोग ममता को हराना चाहते, बात बीजेपी को जिताने की है ही नहीं। चुनाव जब ऐसे हो जाता है ना, तो लोग क्या बोलते हैं, बस ये चीज नहीं, ये चीज नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा। तो एक कमांडो वगैरह में काम करने वाला एक है, उसकी बीवी जो है वो मेरी फॉलोअर है, वो मुझे मिली थी बीच में। तो उसने एक बढ़िया बात मुझे बोली थी कि वो जो हमारे यहाँ उसको शंकर पाई बोलते हैं, दिवाली में बनाया जाता है, वो मानो रोटी जैसा होता है, मीठा होता है, और उसके ऐसे टुकड़े करके फ्राई किए जाते हैं और वो मीठा होता है। तो वो जब पहली बार 3 महीने कश्मीर में था, आ गया, तो दिवाली आई थी, तो उसने बीवी को बोल दिया ये शंकर बाड़े छोड़कर कोई कुछ भी बना। तो वो बोले, मैं हैरान हूँ, बोले क्यों? नहीं, हम 3 महीने से वही तो खा रहा हूं, वो सड़ता नहीं, खराब नहीं होता। इसके लिए जो जंगल में दिन दिन रात रात 8-8 दिन नहाते नहीं, वैसे ही रहते, तो उसलिए खाने के लिए जो दिया जाता है राशन, वो शंकर बाड़े होते, क्योंकि 8-15 दिन ठीक रहते खाने के लिए। तो उसका इतना नौशे है कि दिवाली में तो होते हमारे यहाँ, लेकिन वो बोला इस दिवाली में हमारे घर में शंकर बाड़े नहीं होने चाहिए। तो बंगाल का जो वोटर है उसकी माइंडसेट है कि बस ममता नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी करो, ममता नहीं चाहिए। अगर वोटर का माइंडसेट ऐसा है तो चुनाव का नतीजा आ गया है। और ये ममता भी जानती है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं,